हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये पिछले 5 साल का ट्रेड एनालिसिस है जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस पे है, जिसका चैप्टर वेटेज जो होता है वो 6% होता है। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 2024 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। किस टॉपिक पर आए हैं? ये आए हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। फिर 2023 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो जिस टॉपिक पर वो आया है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन और कंपोजिट फंक्शन। 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ फंक्शन पे और 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे। तो इससे एवरेज क्वेश्चंस ही आते हैं, तो ये क्वेश्चंस करने वाले होते हैं और इनका चैप्टर वेटेज कितना होता है? 6% का होता है। तो एवरेज क्वेश्चंस आते हैं तो ये इजीली करने लायक क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं? तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन एंड देन कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, उसके बाद फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, मेथड्स देखेंगे चेक करने की वन फंक्शन को, फिर हम मैनी वन फंक्शन को चेक करने के मेथड्स देखेंगे, फिर हम एक ऑन टू फंक्शन को चेक करने के मेथड्स देखेंगे और एक इन टू फंक्शन को चेक करने के भी मेथड्स देखेंगे और लास्ट में हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आज के जो हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है? Let A and B be any two non-empty sets, then the Cartesian product A cross B is defined as the set of all ordered pairs A, B such that A belongs to A and B belongs to B। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से। और ये क्या होता है? यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है A, B, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक सेट A से आता है और सेकेंड एलिमेंट B सेट से आ रहा है। और ए और बी कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट बी से आएगा, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को। अब बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए में पहला सेट क्या है? बी है और दूसरा ए है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए होंगे उसमें द फर्स्ट एलिमेंट बी जो होगा वो बी सेट से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट ए है वो ए सेट से आ रहा है। और ए क्रॉस ए क्या होगा? अब इसमें दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो ए से ही आएंगे। अब नेक्स्ट, इफ ए क्रॉस बी अगर 5 होता है, ये किस केस में होता है? इफ इधर ए और बी इज एन एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस बी 5 कब हो सकता है? वो 5 तब होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 तब होता है जब या तो ए एम्प्टी सेट हो या तो बी एम्प्टी सेट हो। तो ए क्रॉस बी 5 होता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि पी प्रोडक्ट क्यू, जहां पे P क्या है? P है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड Q क्या है? Q है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब A क्रॉस B यूनियन C क्या होता है? ये होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब A क्रॉस B माइनस C क्या होगा? ये होगा A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। एंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D क्या होगा? ये होता है A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। यानी कि ये दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वहां के पहले सेट्स का इंटरसेक्शन और उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दूसरे सेट्स हैं उनके इंटरसेक्शन के साथ। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं रिलेशंस को। तो रिलेशन क्या होता है कि लेट A and B be two non-empty sets, then relation R from A to B is a subset of A cross B। यानी कि A cross B का जो सबसेट होता है, एक सबसेट, अगर हम A cross B का कोई सबसेट लेते हैं तो वो एक रिलेशन होता है।
और रिलेशन भी ए और बी, ए से बी सेट पे डिफाइन हो रही है। जैसे ए क्रॉस बी ए से बी सेट पे डिफाइन थी, वैसे रिलेशन भी ए क्रॉस बी सेट से डिफाइन होती है। और रिलेशन जो होता है वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। If A comma B belongs to R, then we say A is related to B by the relation R and we write A R B। यानी कि अगर A comma B अगर ऐसा लिखा है कि A comma B belongs to R, तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं? इसे हम ऐसे पढ़ते हैं A is related to B, जहां R एक रिलेशन है तो A is related to B। और इसको हम लिखते कैसे हैं? A R B, जहां कैपिटल R जो है वो दिखाता है रिलेशन को, मतलब A जो है वो B से रिलेटेड है। अब डोमेन ऑफ आर क्या होता है? डोमेन में वो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो डोमेन में आता है। अब डोमेन ऑफ आर क्या होता है? ए होता है जहां ए कॉमा बी आर के एलिमेंट्स होते हैं, और रेंज क्या होगा? रेंज बी वाले एलिमेंट्स होंगे, यानी कि बी होंगी जहां ए कॉमा बी आर में आते हैं। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए P है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B Q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने होते हैं? ये होते हैं 2 to the power PQ। अब हम अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस को। Let A be any non-empty set and R be a relation on A, then R is said to be reflexive if A, A belongs to R for all A belongs to A। मतलब अगर कोई रिलेशन है जो एक नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहते हैं? जब R का हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होता है, मींस A जो है वो खुद से ही रिलेटेड होगा, A से ही रिलेटेड होगा, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। जहां हर ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे? A, A टाइप के होंगे, मतलब A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक तब होगा जब A, B बिलोंग्स टू R है, तो ये इंप्लाई करता है कि B, A भी बिलोंग्स टू R हो। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A मीन्स इफ A इज रिलेटेड टू B, देन इट इंप्लाइज दैट B मस्ट बी रिलेटेड टू A फॉर सिमेट्रिसिटी। ओके, अब थर्ड वाले में आपको बोला जा रहा है कि R इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ A, B बिलोंग्स टू R and B, C बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। मतलब अब R को ट्रांजिटिव कब कहेंगे? अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं A, B belongs to R और B, C belongs to R, अगर ये दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं तो A, C भी R में बिलोंग करना चाहिए। अगर A, C भी R में बिलोंग करेगा तो हम बोल सकते हैं कि R जो है वो ट्रांजिटिव है। तो हमने देख लिया कि R कब रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कब सिमेट्रिक हो सकता है और कब ट्रांजिटिव कहेंगे उसे हम। ट्रांजिटिव के केस को सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं? इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, मतलब A, B R में है एंड B, C भी R में है, दिस इंप्लाइज A रिलेटेड टू C, मतलब A, C भी R में होना चाहिए फॉर ऑल A, B, C इन A, क्योंकि A पर ही रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इसीलिए मीन्स अगर A पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है मतलब रिलेशन A से A पे ही मैप हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। So the relation IA which is equal to A, A such that A belongs to A, मतलब IA को कैसे डिफाइन करते हैं? A, A से, such that A belongs to A on A is called the identity relation। तो इस ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब R को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं? जब ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तब हम कहते हैं R को एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब A, A ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग करे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A सेट। कैपिटल A क्या है? कैपिटल A हमारा नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे R डिफाइन हो रहा है। उसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? सिमेट्रिक तब कहेंगे जब A, B बिलोंग्स टू R, ये इंप्लाई करता है कि B, A भी बिलोंग्स टू R हो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। ट्रांजिटिव कब होता है? जब A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, ये क्या इंप्लाई करता है कि A, C भी बिलोंग्स टू R हो फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A, तब हम R को ट्रांजिटिव कहते हैं। और जब R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तब हम R को एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हम आगे देखते हैं।
इनवर्स रिलेशन क्या होता है? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर एक रिलेशन है जो ए से बी में जा रहा है। देन इनवर्स ऑफ आर क्या होगा? इसे हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, जहां ऊपर -1 का सिंबल होता है जो आर इनवर्स को डिनोट करता है। और मैथमेटिकली ये क्या होता है? इसमें बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहां ए कॉमा बी आर में जाता है। यानी कि ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट है तो इसका ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर, मतलब बी कॉमा ए, ये जो होते हैं एलिमेंट आर इनवर्स के होते हैं। अब कुछ नोट देखते हैं। तो ये नोट क्या कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा किसी सेट पे। The union of two equivalence relation on a set is not necessarily an equivalence relation on the set. Means intersection of two equivalence relation किसी set पे वो एक equivalence relation होता है, पर union के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। union of two equivalence relation जरूरी नहीं है कि वो भी एक equivalence relation ही हो एक set पर, ठीक है। अब अगला नोट है कि इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A, देन R इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मींस अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। अब हम आगे देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। Let R and S be two relations from A to B and B to C। मतलब R जो है वो A to B पे एक रिलेशन है और S B to C पे एक रिलेशन है। Then we can define a relation as composition R from A to C। मतलब अब S composition R A से C पे डिफाइन होता है such that A, C belongs to X composition R। This implies there exists B belongs to B such that A, B belongs to R and B, C belongs to S। मतलब हम कब बोलेंगे कि A, C जो है वो S कंपोज R में बिलोंग करता है? अगर ऐसा एक एलिमेंट B, कैपिटल B सेट में हो सच दैट A, B जो है वो R पे जा रहा है और B, C यानी कि B से खत्म होने वाला एलिमेंट उससे एक स्टार्ट होने वाला एलिमेंट S में हो जो कि C जिसका जो इमेज है वो C है। यानी कि यहाँ A, C को कब हम बोल रहे हैं? S कंपोज R में है जब एक ऐसा एलिमेंट हमें B मिल जा रहा है कि A, B R में है और B, C S में है। तो S कंपोजिशन R जो है वो R से शुरू होता है। तो ये क्या करेगा? ये A को B पे मैप करेगा, फिर S फंक्शन B को C पे मैप करता है। तो ये डेफिनेशन होती है S कंपोजिशन R की। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ R एंड S। और जरूरी नहीं कि R कंपोज S जो हो वो S कंपोज R के बराबर हो। दिस टू आर नॉट इक्वल। R कंपोज S इज नॉट इक्वल टू S कंपोज R। अब फंक्शंस किसे कहते हैं? इफ A and B are two non-empty sets, then a rule F which associates each X belongs to A to a unique member Y belongs to B is called a function from A to B and it is denoted by F is a mapping from A to B। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? F is a mapping from A to B। अब फंक्शन कब कहेंगे हम? फंक्शन A से B पर डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है? हर x बिलोंग्स टू A के लिए हमें एक यूनिक मेंबर y बिलोंग्स टू B मिलना चाहिए जिससे f जो है वो x को y पे मैप कर रहा हो। तो ये हर x के लिए होना चाहिए। A के हर एलिमेंट के लिए हमें एक y एलिमेंट जब मिलता है B में तब हम इसे एक फंक्शन कहते हैं। The set A is called the domain of F and set B is called the codomain of F। मतलब F अगर मैपिंग A से B पे जा रहा है तो यहाँ पे A सेट जो है वो डोमेन होता है फंक्शन का और B सेट जो होता है वो उसका कोडोमेन होता है। And the set consisting of all the F images of the elements of the domain A is called the range of F। मतलब फंक्शन A के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट पे मैप कर रहा है
तो जिन एलिमेंट्स पे फंक्शन ए के एलिमेंट को मैप करता है, यानी कि एफ इमेजेस का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ एफ। अब हम नोट देखते हैं, अ रिलेशन विल बी अ फंक्शन इफ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलेंगे जब कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी रिलेशन में हो और ए और बी जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम रिलेशन से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हम उठाते हैं तो उन दो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होने चाहिए वो बराबर नहीं होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो हमारा फंक्शन है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन। यहां हम ऊपर देख चुके हैं कि रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। इफ नो रिलेशन फंक्शन कब होगा, इफ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, तब हम रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, अब हर फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है, मतलब क्योंकि रिलेशन जो है वो तो एक फंक्शन का ही सबसेट होता है, तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, मगर जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन भी एक फंक्शन हो। तो ये नोट है, जरूरी इसे आपको ध्यान में रखना है। अब द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A इनटू अ फाइनाइट सेट B इज NB टू द पावर NA। यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A इनटू अ फाइनाइट सेट B, मतलब A से B पे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, NB टू द पावर NA, जहां NB और NA क्या है, NB है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट और NA है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट। अब हम आगे देखते हैं, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शन देख लिया, अब हम फंक्शन के प्रकारों को भी देखते हैं। तो पहला टाइप क्या है, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, दैट इज f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b, देन f इज सेड टू बी वन वन फंक्शन और द इंजेक्टिव फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। मतलब हम f को a से b पे वन वन फंक्शन कब बोलेंगे, जब एक एलिमेंट a के अंदर, हर एक एलिमेंट के लिए हमें b के अंदर एक ही इमेज मिलता है, मतलब एक यूनिक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिलता है, तो हम बोलते हैं कि f जो है वो वन वन फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं a के हर एलिमेंट के लिए a1 a2 a3 a4, उसके लिए हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है बी सेट में, A1 के लिए B2, A2 के लिए B1, A3 के लिए B4 और A4 के लिए B3। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन भी है क्योंकि A के हर एलिमेंट्स के पास एक इमेज है, हर एलिमेंट मैप किया गया है B के एलिमेंट्स में। अब इसे वन वन कह रहे हैं क्योंकि A के हर एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज है बी सेट में। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इसे हम एक इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन कहते हैं। अब हम अगले टाइप को देखते हैं, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि मेथड क्या होते हैं वन वन फंक्शन के लिए, कि हम कैसे बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो पहला मेथड होता है इफ fx इज इक्वल टू fy, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, देन f इज एन वन वन फंक्शन। तो f को वन वन फंक्शन कब बोलेंगे, जब fx इक्वल टू fy ये हम करते हैं तो हमें ये देता है x इज इक्वल टू y, देन f इज वन वन फंक्शन। ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, अ फंक्शन इज वन वन इफ एंड ओनली इफ नो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मीट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट। यहाँ पे आप दो इमेजेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सी इमेज वन वन फंक्शन को डिनोट करती है और कौन सी नहीं करती है। तो यहाँ पे मेथड 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के जो पैरेलल खींची जाती है, अगर वो ग्राफ को दो जगह पे कट कर देती है या फिर एक से ज्यादा जगह पे कट कर देती है, तो वो फंक्शन वन वन नहीं रह जाता है। तो मतलब हमें कोई भी ऐसा पैरेलल लाइन नहीं मिलेगा एक्स एक्सिस के जो फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि वन वन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एक्स के लिए एक यूनिक वाई चाहिए। यहाँ पे आप ये जो पहली इमेज और दूसरी इमेज देख के आप कह सकते हो, पहली इमेज में क्या है, पहली इमेज में एक
एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ एक बिंदु पे ही कट करिए। आप कहीं भी आप पैरेलल लाइन खींचोगे तो उस पूरी ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे काटेगी अगर वो लाइन एक्स के पैरेलल है। वहीं आप दूसरे फिगर में देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो ग्राफ है उसको दो बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ जो दूसरा फिगर है वो 1-1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो जहां पे लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के वो दो पॉइंट पे काट रही है, वहां पे हमें सेम वाई वैल्यू मिल रही है 2x के लिए। लेकिन हमारा फंक्शन 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 2x के लिए हमें एक y की वैल्यू नहीं मिल सकती, मैं 2x के लिए दो डिस्टिंक्ट y की वैल्यू चाहिए। यानी कि y मतलब क्या, f ऑफ x, हमें दो डिस्टिंक्ट f ऑफ x की वैल्यू चाहिए डिस्टिंक्ट x और डिस्टिंक्ट x के लिए हमें डिस्टिंक्ट f ऑफ x की वैल्यू चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे x एक्सिस पे दो पॉइंट के लिए हमें एक ही वैल्यू y की मिल रही है, तो इसीलिए ये ग्राफ जो है वो 1-1 फंक्शन को नहीं डिनोट करता। तो हम इसे सिंपली भी चेक कर लेते हैं, अगर कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची जा रही है और वो ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदु पे काट दे तो हम सीधे कह सकते हैं कि फंक्शन जो है 1-1 नहीं है। तो अब द नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए फाइनाइट सेट A इनटू अ फाइनाइट सेट B इज गिवन बाय द फॉर्मूला f of x is equal to क्या होता है, nb p n a if nb is greater than equal to na and 0 otherwise। यहाँ पे p क्या है, p परम्यूटेशन को डिनोट करता है। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट A इनटू अ फाइनाइट सेट B कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हम देखते हैं मैनी वन फंक्शन के बारे में। तो f is said to be many one if two or more elements of set A have the same image in B। यहाँ पे जो नाम है इसी से पता चलता है मैनी वन फंक्शन, मतलब ये मैनी को वन में मैप करते हैं, मतलब एक से ज्यादा x वैल्यूज को, यानी कि फर्स्ट सेट के वैल्यूज को वो दूसरे सेट पे मैप करता है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे A सेट के दो एलिमेंट्स A1 A2 को B5 में मैप किया जा रहा है जो कैपिटल B का एलिमेंट है सेट का, A3 A4 को B2 पे मैप किया जा रहा है और A5 को B3 पे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स जो हैं वो एक यूनिक एलिमेंट इन B में मैप हो रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। That is, f is a mapping from A to B is a many one function if it is not 1-1 function। अब जरूरी है अगर many one function है तो ये 1-1 तो नहीं होगा, अगर ये 1-1 नहीं है तभी ये many one हो सकता है, क्योंकि 1-1 के लिए क्या चाहिए, एक A के अंदर एक वैल्यू जो होती है वो B के अंदर एक एलिमेंट को मैप करती है। पर मैनी वन के लिए क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट A के B सेट में एक एलिमेंट को मैप करते हैं। तो मैनी वन तभी हो सकता है जब वो 1-1 नहीं है। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन। अब f is said to be onto function if each element of B has its pre-image in A। मतलब B सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें एक प्री इमेज A सेट में मिल रहा है। यहाँ पे आप इमेज से देख सकते हो B1 के पास प्री इमेज A1 है, B2 के पास प्री इमेज A3 है और B3 के पास प्री इमेज A2 है। अब हम देखते हैं मेथड्स टू चेक ऑन टू फंक्शन। तो आप क्या करो, फाइंड करो रेंज ऑफ fx और फिर शो करना है कि रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ fx। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है एक ऑन टू फंक्शन है अगर रेंज फंक्शन का कोडोमेन फंक्शन के बराबर हो, तब हम फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। और एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज ऑन टू, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो ऑड डिग्री का होता है वो ऑलवेज ऑन टू ही होता है, वो हमेशा ऑन टू होगा। जैसे कि आप एक्स क्यूब ले लो, अब एक्स क्यूब जो है वो हमेशा ऑन टू होता है। अब द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A containing n elements onto a finite set B containing 2 elements is 2 to the power n minus 2। यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, जहां पे A सेट के पास n एलिमेंट हो और B सेट के पास 2 एलिमेंट हो। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 2। अब अगला, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन
number of element is less than number of element in B, then number of onto function is 0. तब onto function एक भी नहीं बनेंगे, क्योंकि onto function के लिए हमें क्या चाहिए? onto function के लिए हमें चाहिए कि range और मतलब कि B के जो एलिमेंट हैं, जो हमारा बी सेट है, अगर ए से बी पे जा रहा है तो जो हमारा बी सेट है उसके पास एक प्री इमेज हो, उसके हर एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब अगर ए सेट में बी सेट से कम एलिमेंट हैं तो हम बी के हर एलिमेंट को ए पे एक प्री इमेज नहीं दिला सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा ऑन टू फंक्शन फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होगा। अब if A has m element and B has n element where m is less than n, then a number of onto function from A to B is n to the power m minus n c1 n minus 1 to the power m plus n c2 n minus 2 to the power m minus and so on, जहां m जो है वो लेस देन n है। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम a टू b काउंट करने का, जहां a के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट है। अब हम आगे देखते हैं। अब इनटू फंक्शन किसे कहते हैं? अब f is said to be an into function if there exists at least one element in b having no preimage in a, that is function is an into function if it is not an onto function। मतलब into कब कहेंगे? जब b के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका प्रीइमेज a में हमें ना मिले, तो अब ऐसा फंक्शन तो onto नहीं हो सकता, क्योंकि onto के लिए क्या चाहिए थी? onto के लिए b के हर एलिमेंट के पास एक प्रीइमेज होनी चाहिए, मतलब फंक्शन into तभी होगा जब वो onto ना हो। यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखाया जा रहा है जहां पे आप देख सकते हो बी सेट के दो एलिमेंट B4 और B5 के पास कोई प्रीइमेज नहीं है, तो हम ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कह सकते हैं। f is said to be a bijective function if it is 1 1 as well as onto। मतलब फंक्शन को हम इंजेक्टिव कब बोलेंगे, बाइजेक्टिव कब बोलेंगे? जब वो 1 1 भी हो और onto भी हो, तब हम ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ नोट। पहला है कि if f is a mapping from a to b is bijective then a and b have same number of elements। मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो इसके जो दोनों सेट्स हैं a और b, जहां से फंक्शन जिस सेट से जिस सेट पे मैप हो रही है, वो दोनों फंक्शन के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अब अगला है कि if number of element in a is equal to number of element in b is equal to m, then number of bijective function from a to m is m। अगला है कि let f is a mapping from a to b and g is a mapping from b to c are two functions, then the composition of f and g is denoted by g compose f, such is a mapping from a to c is defined by g compose f of x is g of fx for all x belongs to a। मतलब हम यहाँ पे composition function को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जहां पे f और g दो फंक्शंस हैं, f जो है वो a से b में जा रहा है और g जो है वो b से c में जा रहा है। तो f कंपोजिशन फंक्शन जो है, जो g कंपोज f फंक्शन जो है, कंपोजिशन फंक्शन जो a से c पे जा रहा है, वो कैसे डिफाइन होता है? वो g ऑफ fx से डिफाइन होता है। मतलब g के अंदर fx के g के मतलब fx का जो f फंक्शन का जो भी रेंज होगा यहाँ पे, वो g फंक्शन के लिए डोमेन का काम करता है। Of is defined only if fx is an element of domain of g, means fx जो होगा वो g के डोमेन का एलिमेंट होगा, और fx क्या है? वो रेंज है f फंक्शन का। अब जनरली g कंपोज f is not equal to f कंपोज g। जनरली कंपोज फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होते, मीन्स g कंपोज f is not equal to f कंपोज g। तो थैंक यू, यहाँ पे थ्योरी खत्म होती है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 से लेके 9 तक। तो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 3, तो आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 24, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हुआ है आपको, और आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। और ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड क्वेश्चन है 2, सेकंड ऑप्शन है 288, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड लास्ट ऑप्शन है 1। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। यानी कि ये फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो यहां से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी 24 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसका प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के साथ, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड विथ 3, और यहां से हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो हमें मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी बराबर 2। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जा रहा है एक सेट दिया हुआ है आर, और बोला जा रहा है कि R इज अ रिलेशन ऑन दी सेट A। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 3, 6, 9, 12। तो आपको पूछा जा रहा है कि द रिलेशन इज A ऑप्शन इक्विवेलेंस रिलेशन, B ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, C ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन और D ऑप्शन ओनली रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 3,3 है, 6,6 है, 9,9 है, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12 एंड 3,6 ये एलिमेंट्स हैं आर के अंदर। और ये किस सेट पे डिफाइन हो रही है? ये सेट ए पे डिफाइन हो रही है, जिसके अंदर कौन से 4 एलिमेंट है? 3, 6, 9 और 12। अब बोला जा रहा है कि ये रिलेशन क्या है, आपको ये बताना है। चलिए हम देखते हैं कि ये किस किस प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 3, 6, 9 और 12 हैं। अब इन चारों ही एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए जो है वो आर सेट में बिलोंग करती है, तो आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 6,12 आर में बिलोंग करता है पर 12,6 बिलोंग नहीं करता है आर के अंदर। तो आर एक सिमेट्रिक नहीं रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए कॉमा बी है पर बी कॉमा ए नहीं है, तो आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब 3,6 एंड 6,12 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 3,12 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। अब R जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, क्योंकि अगर A के अंदर आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो कोई भी A, B और B, C टाइप का एलिमेंट अगर आप लेते हो जो रिलेशन A पे बनते हैं, तो आपको R जो सेट है, जो R जो रिलेशन है वो A पे डिफाइन है, तो उसके लिए आप हर एलिमेंट A, B और B, C जो आप R से ले रहे हो उसके लिए आपको A, C भी R के अंदर ही मिलेगा। इसीलिए R जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, मतलब R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। अब हम अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है R डिफाइन है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू n। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n कैसे डिफाइन है? ये x² माइनस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन द रिलेशन इज। अब ये जो रिलेशन डिफाइन है, अब हमें ये बताना है कि ये रिलेशन इन चारों प्रॉपर्टी में से किसे होल्ड करता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तीसरा ऑप्शन बोलता है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, और चौथा ऑप्शन बोलता है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब ए के लिए अब सबसे पहले हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम ए और एक्स और वाई को हमने ए से रिप्लेस कर दिया है, तो यहां से हमें क्या मिलता है? a² माइनस 4a
टाइम्स ए प्लस 3a² अब ये क्या देते हैं 4a² माइनस 4a² यानी कि 0। तो ये उस समीकरण को होल्ड कर रहा है, यानी कि a, a आर में बिलोंग करता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए आर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नाउ एज a² माइनस 4ab प्लस 3b² इक्वल टू 0, अगर a, b r के एलिमेंट होंगे तो वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे a² माइनस 4ab प्लस 3b² इक्वल टू 0। अब ये इंप्लाई नहीं करता कि b² माइनस 4ba प्लस 3a² ये भी 0 हो, इट कैन बी नॉन जीरो, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव, फॉर आर टू बी ट्रांजिटिव, अब आर को ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, a, b आर में हो और b, c भी आर में हो, तो ये इंप्लाई करे कि a, c आर में है, तब हम बोलते हैं कि आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आर कैसे डिफाइन है, x² माइनस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, x माइनस y और x माइनस 3y, ये इसके दो फैक्टर्स हैं, यानी कि x क्या क्या हो सकता है, x y हो सकता है और x 3y हो सकता है। इसीलिए हमारा जो R सेट है उसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, R इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू 3y, जहां पे x और y नेचुरल नंबर से आते हैं। अब जो रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि x y बिलोंग्स टू R एंड y z बिलोंग्स टू R। हमें ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि एक्स वाई और वाई जेड ऐसे दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास आर के अंदर, इस अगर ये दोनों हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्स और जेड ऑर्डर्ड पेयर जो है वो भी आर के अंदर होना चाहिए। अब अगर एक्स वाई और वाई जेड आर के अंदर है तो क्या होगा, इफ x is equal to 3y and y is equal to 3z, क्योंकि अगर x, y belongs to r है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x is equal to 3y, क्योंकि हमने रिलेशन को फिर से डिस्क्राइब किया है, तो हम x को 3y लिख सकते हैं और y को 3z लिख सकते हैं अगर y, z भी r के अंदर है। देन x is equal to 9z, अब x अगर 3y है और y 3z है तो x कितना होगा 3 टाइम्स y, अब y का मान कितना है 3z है, यानी कि x होगा 9 टाइम्स z, which is not in the form of x is equal to z और x is equal to 3z। अब x is equal to 9z है वो, तो x is equal to z और 3z इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं है, पर इसको ट्रांजिटिव होने के लिए इसको भी इस फॉर्म में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ gx इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स एंड f ऑफ gx इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, देन fx इज इक्वल टू, अब हमें gx की वैल्यू दे रखी है और f ऑफ gx कैसे डिफाइन है वो भी हमें दे रखा है। अब हमें fx फंक्शन कैसे डिफाइन होगा ये हमें बताना है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एंड लास्ट ऑप्शन 2 प्लस एक्स। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब कैसे, अब हमें दिया गया है gx की वैल्यू 1 प्लस रूट एक्स और f ऑफ gx की वैल्यू दी गई है हमें 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस gx। अब gx क्या है, gx है 1 प्लस रूट एक्स, तो f ऑफ gx को हमने क्या लिखा है, f ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, ये भी बराबर है 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। अब हमें कैसा चाहिए, हमें f ऑफ x चाहिए, तो हमने क्या पुट किया, हमने 1 प्लस रूट एक्स को y पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ y मिलेगा। अब हम y को x से रिप्लेस कर देंगे तो हमें fx फंक्शन मिल जाएगा, तो f ऑफ, अब हमने 1 प्लस रूट एक्स को y पुट किया तो यहाँ से हमें x क्या मिलता है, x मिलता है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और fy क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस रूट एक्स में हमने 1 प्लस रूट एक्स को y पुट कर दिया, तो fy होगा 3 प्लस 2 इंटू y माइनस 1, सिंस रूट एक्स का मान क्या है, रूट एक्स का मान है y माइनस 1 और x का मान है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से f ऑफ y मिलता है 3 प्लस 2 इंटू y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां से हमें मिलता है fy इज इक्वल टू 2 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें मिल गया fy इज इक्वल टू 2 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें fx मिल जाएगा। हमने क्या किया, y को x से रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, fx इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको बोला जा रहा है कि fx इज इक्वल टू ax प्लस बी एंड gx इज इक्वल टू cx प्लस डी, जहां पे a नॉन जीरो है और c नॉन जीरो है। आपको अज्यूम करना है कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2
If f of gx is equal to g of fx for all x, then what could you say about c and d? मतलब आपको एक कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि f कंपोजिशन g, ये जो है x पर, ये g कंपोजिशन f के बराबर होगा x के लिए फॉर ऑल x, जहां पे आपको fx और gx फंक्शन भी डिफाइन किया गया है और a और b की आपको वैल्यू दी रखी है। अब आपको बोलना है c और d के बारे में। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन बोला जा रहा है c एंड d बोथ आर्बिट्रेरी, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है आपको c इज इक्वल टू 1 एंड d इज आर्बिट्रेरी। ऑप्शन सी कहता है c इज आर्बिट्रेरी एंड d इज 1, और ऑप्शन डी कहता है c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। तो अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी जो कहता है c 1 होगा और d आर्बिट्रेरी हो सकता है। अब कैसे सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे f कंपोजिशन x, जो f कंपोजिशन g x वैल्यू पे ये आपको दे रखी है कितनी, ये कितनी होगी, f ऑफ gx होगी। अब gx का मान क्या है, gx का मान है cx प्लस d, और fx का क्या मान है, ax प्लस b। तो अब f जब x को लेता है तो वो ax प्लस b को मैप करता है। तो f जब gx के एलिमेंट को लेगा, अब gx कैसे, gx जो है वो x को कैसे मैप करता है, वो cx प्लस d में मैप करता है। तो f के अंदर cx प्लस d टाइप्स के एलिमेंट होंगे, तो f उसको कहाँ मैप करेगा, a इंटू cx प्लस d प्लस b में। इसी तरह g कंपोजिशन fx क्या होगा, वो होगा c टाइम्स ax प्लस b प्लस d। अब जहां अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि f कंपोजिशन g x वैल्यू पे ये बराबर है g कंपोजिशन f x वैल्यू पे, तो यहां से हमने क्या किया, a टाइम्स सी एक्स प्लस डी प्लस b को बराबर रख दिया c टाइम्स ए एक्स प्लस बी प्लस डी को। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है सी एक्स प्लस डी प्लस 2 बराबर सी एक्स प्लस 2c प्लस डी। अब यहाँ से ये इक्वालिटी, यहाँ पे हमने ये इक्वालिटी कहाँ से आई, ये इक्वालिटी में हमने क्या किया, हमने a को 1 पुट किया है और b को 2 पुट किया है। जब हमने कंपोजिशन फंक्शन को बराबर रखा है तो हमने a और b की जो गिवन वैल्यू है वो हमने प्लग करी है, और यहाँ से जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 2c है, तो यहाँ से c को 1 होना पड़ेगा और d आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि d जो है लेफ्ट हैंड साइड पे भी d है और राइट हैंड साइड पे भी सिर्फ d है, तो d कोई भी वैल्यू ले सकती है, पर c की वैल्यू 1 होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ r इज अ रिलेशन फ्रॉम, जो दो सेट दिया गया है वो सेट क्या है, कि सेट से 11, 12, 13 से 8, 10, 12 के सेट पे है। मतलब ये 3 एलिमेंट के एक सेट से 3 एलिमेंट के एक सेट पे है। पहला 3 एलिमेंट का सेट कहाँ है, जहां से r डिफाइन हो रहा है वो हो रहा है r 11, 12, 13 पे, और किस सेट पे जा रहा है, ये 8, 10, 12 वाले सेट पे जा रहा है। अब कैसे डिफाइन हो रहा है हमारा रिलेशन, वो y को x-3 पे मैप करता है। तो हमें बोला है कि R इनवर्स क्या होगा। अब R इनवर्स कैसे होते हैं, अब R में अगर A, B टाइप के एलिमेंट होते हैं तो R इनवर्स में B, A टाइप के एलिमेंट होते हैं। हम पहले R के एलिमेंट को निकाल लेंगे, फिर हमें B, A करके R इनवर्स का एलिमेंट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, R इनवर्स के लिए 8, 11 और 10, 11, ये 2 एलिमेंट्स होंगे सेट में R इनवर्स के। दूसरा R इनवर्स का सेट आपको दे रखा है 11, 18 का और एंड 13, 10 का, और थर्ड ऑप्शन है 10, 13 एंड 8, 11, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अब हम देखते हैं इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हम देखते हैं आर इनवर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम ढूंढते हैं, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो आर क्या है, आर है रिलेशन फ्रॉम किस सेट से, 11, 12, 13 वाले सेट से 8, 10, 12 वाले सेट पे। और ये कैसे डिफाइन है, ये y को x-3 पे मैप कर रहा है, यानी कि x - y = 3 होगा। x और y के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 3 होना चाहिए। तो r के अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे, r के अंदर एलिमेंट होते हैं 11, 8, मतलब 11 अगर हमने पहले सेट से लिया तो 11 से 3 कम वाला दूसरा एलिमेंट होगा, तो 11, 8 पहला एलिमेंट 11 को किस पे मैप कर रहा है, 8 पे। अब 12 को ये रिलेशन किस पे मैप कर रहा है, 12 को 3 कम यानी कि 9 पे, पर 9 तो दूसरे सेट में है ही नहीं, तो 12 को मैप ही नहीं करेगा। अब 13 को कहाँ मैप कर रहा है, 13 को मैप करेगा ये 10 पे।
तो हमें आर के अंदर 2 एलिमेंट मिल रहे 11,8 और 13,10, 13,10। तो अब इसका आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स अगर ए कॉमा बी आर में होता है तो बी कॉमा ए आर इनवर्स में होता है, तो यहाँ से आर इनवर्स हमें मिलेगा 8,11 एंड 10,13 वाला सेट। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 4,5 है, 1,4 है, 4,6 है, 7,6 एंड 3,7 ये है इसके अंदर। तो बोला है कि आर इनवर्स कंपोजिशन आर का सेट क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बोलना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अब हम देखते हैं कि आर इनवर्स कंपोज आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हम उसे कैलकुलेट करते हो, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आर इनवर्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? अगर आर के अंदर ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं तो आर इनवर्स के अंदर बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो हमने आर इनवर्स के एलिमेंट्स को लिख दिया है जो बी कॉमा ए है, जहां ए कॉमा बी आर के एलिमेंट थे। अब 4,5 जो है वो आर में है और 5,4 जो है वो आर इनवर्स में है। तो 4,4 कहाँ होगा? आर इनवर्स कंपोज आर में होगा 4,4। तो आर इनवर्स कंपोज आर कैसे डिफाइन होता है? अगर आर के अंदर ए कॉमा बी एलिमेंट है और आर इनवर्स के अंदर बी कॉमा सी एलिमेंट है, तो आर इनवर्स कंपोज आर के अंदर क्या होंगे? ए कॉमा सी एलिमेंट होंगे। तो अगर हमें ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट मिल रहा है आर के अंदर, तो हमें आर इनवर्स के सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट देखना होगा जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उस बी के बराबर हो। तो हमने क्या, अब हम क्या करेंगे? अब हमें अगर 4,5 आर में मिला है तो हमें आर इनवर्स के अंदर वो एलिमेंट्स देखने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 5 हो। अगर फर्स्ट एलिमेंट उसका 5 है तो ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी ऐसे एलिमेंट हमने आर इनवर्स में ढूंढ लिए। तो ए कॉमा सी टाइप के एलिमेंट जो होंगे वो आर इनवर्स कंपोज आर में होता है। तो यहाँ पे 4,5 बिलोंग्स टू आर एंड 5,4। अब 5, अब ऐसे ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 5 है, ऐसे कितने आर इनवर्स के अंदर? एक ही है, वो है 5,4। तो 4,5 आर में है एंड 5,4 आर इनवर्स में है, तो 4,4 किस में होगा? आर कंपोजिशन, आर इनवर्स कंपोजिशन आर में। अब अगला आर का एलिमेंट क्या है? 1,4 और आर इनवर्स के अंदर क्या है? 4,1। तो 1,1 होगा आर इनवर्स कंपोज आर के अंदर। अब 4,6 आर के अंदर है और 6 से शुरू, 6 वाले 6 जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो, ऐसे ऑर्डर पेयर आर इनवर्स में कितने हैं? ऐसे ऑर्डर पेयर है 6,4 एंड 6,7। अब 6,4 अगर हम लेंगे तो 4,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6,4 बिलोंग्स टू आर। तो यहां से तो हमें 4,4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स कंपोज आर मिलेगा, जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि 4,4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स कंपोज आर। तो यहाँ पे हमने लिया है 4,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6,7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा 4,7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स कंपोज आर। अब 7,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6,7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा 7,7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स कंपोज आर। अब 7,6 बिलोंग्स टू आर और 6 वाले कौन कौन से हैं? 6 वाले जो आर इनवर्स में शुरू हो रहे हैं वो है 6,4। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा 7,4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स कंपोज आर। इसी तरह 3,7 बिलोंग्स टू आर एंड 7,3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो यहां से मिलता है 3,3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स कंपोज आर। तो यहां से हमने आर इनवर्स कंपोज आर के सारे एलिमेंट को नोट कर लिया, जो हमें क्या मिले हैं? 1,1, 4,4, 4,7, 7,7, 7,4 और 3,3। ये सेट है हमारा आर इनवर्स कंपोज आर का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू ए बी सच दैट एफ कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, देन एफ एक्स इज, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स को डिफाइन कर रखा है और आपको बताना है कि एफ एक बाइजेक्शन है, 1,1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू बट नॉट 1,1 फंक्शन है, या फिर नीदर 1,1 नॉर ऑन टू है। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब कैसे?
तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं। तो हमने क्या लिया, हमने क्या कि लेट x, y बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज इक्वल टू fy। अब हमें क्या दिखाना है, इंजेक्टिव के लिए हमें दिखाना है कि x इज इक्वल टू y। अगर fx इज इक्वल टू fy है तो हमने दोनों तरफ f से अगर ऑपरेट कर दिया तो हमें क्या मिला, f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ fy। अब ये कैसे डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया है f ऑफ fx इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू y, यानी कि फंक्शन जो है इंजेक्टिव है, 1 1 है। हमें देखना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑल्सो फॉर एनी a बिलोंग्स टू a वी हैव, क्या हमें मिला है, हमें f ऑफ एफ ए इज इक्वल टू ए ऐसे डिफाइन किया गया है। जब हम एफ ए को b मान लेते हैं, जब हम एफ ए को b मान लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एफ बी इज इक्वल टू ए, जहां पे b इज इक्वल टू एफ ए जो है वो a सेट का एलिमेंट है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, फॉर ईच a बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट अ b। वो किस फॉर्म में है, वो एफ ए के फॉर्म में है, सच दैट एफ बी इज इक्वल टू a। मतलब ए सेट के कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें एक प्री इमेज मिल जा रही है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो एक ऑनटू फंक्शन है। तो फंक्शन ऑन टू बी है, इसीलिए एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि वो बोथ 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि द फंक्शन एफ सेटिस्फाइज द फंक्शनल इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 59 बटे x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 10x प्लस 30। तो ऐसे आपको एक इक्वेशन दिया गया है। फॉर ऑल रियल x नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन, ये इक्वालिटी जो है वो वैलिड है। तो हमसे बोला जा रहा है कि f7 की वैल्यू क्या है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। अब कैसे, ये आपको दी गई इक्वालिटी है। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे x को x प्लस 59 बटे x माइनस 9 से रिप्लेस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमने यहाँ पे क्या किया, x को x प्लस 59 बटे x माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। तो हमें मिला 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस 59 बटे x माइनस 9 प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 40x प्लस 560 अपॉन x माइनस 1। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2, और जो गिवन है उसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू मिलती है, जो किसके बराबर है, बराबर है 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 400 माइनस 242 अपॉन x माइनस 1। तो ये हमें मिल गई एफ एक्स की वैल्यू। अब हम यहाँ से एफ ऑफ 7 की वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लग करके इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 7 प्लग करके f7 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, जो हमें मिला है 4, जो कि है ऑप्शन बी। सो थैंक यू।